नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच पीएम ओली का इस्तीफा। संसद भवन में घुसे प्रदर्शनकारी आग लगाई और राष्ट्रपति के घर तोड़फोड़ भी की। उपराष्ट्रपति चुनाव मतदान जारी। राधाकृष्णन और रेड्डी में मुकाबला। मोदी ने पहला वोट डाला। अकाली दल नवीन पटनायक और केसीआर की पार्टी ने दूरी बनाई। पीएम मोदी का पंजाब हिमाचल दौरा। पठानकोट से हेलीकॉप्टर में रवाना और हवाई सर्वेक्षण पर बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे पीएम मोदी। यूनेस्को और को सौंपा गया हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट डेवलपमेंट प्लान। 16 नए कोर्ट पार्किंग चैम्बर की सुविधा। हेरिटेज दूर बहुमंजिला निर्माण तैयारी। कुलगाम एनकाउंटर का दूसरा दिन और आतंकियों की तलाश जारी। एक दिन पहले मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। राजस्थान में इतिहास की दूसरी सबसे ज्यादा बारिश और कुल्लू में लैंडस्लाइड। 4 की मौत। अहमदाबाद में करंट से पति पत्नी की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नेपाल पीएम ओली का इस्तीफा। नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। पीएम ओली को सेना ने सुरक्षा के घेरे में लिया है और साथ ही ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल राष्ट्रपति ने ओली का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है और पूरे काठमांडू में प्रदर्शनकारियों का कब्जा भी देखा जा रहा है। ओली के इस्तीफे के बाद काठमांडू में जश्न का माहौल और काठमांडू की सड़कों पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे हैं। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। काठमांडू के मेयर के समर्थन में नारेबाजी भी हो रही है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। सोशल मीडिया बैन करने को लेकर के बवाल शुरू हुआ था और बवाल कुछ इस कदर आगे बढ़ा कि आगजनी तोड़फोड़ पर आमादा हो गए प्रदर्शनकारी। साथ ही मजबूर होना पड़ेगा केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने के लिए और केपी ओली शर्मा सहित 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा के घेरे में है। सेना की सुरक्षा के घेरे में प्रधानमंत्री को लिया गया है। तो नेपाल राष्ट्रपति ने ओली का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो मेयर के समर्थन में भी नारेबाजी प्रदर्शनकारियों की ओर से देखी जा रही है। तो लगातार सुर तेज हो रहे थे, सुर मुखर हो रहे थे। जो युवा है जेन के तो इस्तीफा फिलहाल राष्ट्रपति की ओर से भी मंजूर कर लिया गया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की केपी ओली शर्मा का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। काठमांडू की सड़कों पर जश्न मना रहे प्रदर्शनकारी। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जो जेन जेट के युवा यूथ थे, उनका जो मानना था, उनकी जो मांग थी वो ये थी कि सोशल मीडिया पे जो बैन लगाया गया है उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। वही लगातार सुर बदलते गए और युवाओं का आक्रोश सड़कों पर नजर आया। तोड़फोड़ और आगजनी के रूप में वहीं नेपाल में आज राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और पीएम केपी शर्मा ओली के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की थी। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा कल गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले
रमेश लेखक और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग के घर पर भी आगजनी की गई थी। इस बीच सरकार में इस्तीफे का भी सिलसिला शुरू हो चुका था और अब तक 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। इनमें गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पोडौल और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव भी शामिल हैं। तो देश में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन लगाने के विरोध में लगातार दूसरे दिन युवाओं का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। अब तक इसमें से कईयों की मौत भी बताई जा रही है। वहीं शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक भी की जानी है केपी शर्मा ओली की ओर से। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इस आगजनी और तोड़फोड़ की जद में कई लोग आए और प्रदर्शनकारियों का ये उग्र रूप, सोशल मीडिया पर लगे बैन को हटाने की मांग और इस बीच इस्तीफा। वहीं जो एजेंसियां हैं राहत बचाव के लिए वो भी मौके पर मौजूद। तो भारी नुकसान इस बीच देखा गया, जनहानि देखी गई। पीएम ओली को सेना ने फिलहाल सुरक्षा के घेरे में ले लिया है। और बड़ी खबर इस बीच और बता देते हैं नेपाल से एक और बड़ी खबर आ रही है। इस्तीफे के बाद चॉपर से निकले हैं ओली। इस्तीफे के बाद चॉपर से केपी शर्मा ओली निकले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नेपाल आर्मी ने पीएम को सुरक्षित निकाला है चॉपर से। तो राजधानी में हिंसा के बीच ओली की निकासी फिलहाल देखी जा रही है। इस बीच ये बड़ी खबर, काठमांडू छोड़ने को प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा मजबूर हो गए। इस्तीफे के बाद चॉपर से केपी शर्मा ओली को निकाला गया। तो नेपाल आर्मी ने पूर्व पीएम को सुरक्षित बाहर निकाला है इस्तीफे के बाद की ये जो बड़ी अपडेट है लगातार आपको दे रहे हैं। नेपाल में केपी ओली शर्मा का इस्तीफा, ये बड़ी खबर। नेपाल आर्मी ने पूर्व पीएम को सुरक्षित बाहर निकाला है चॉपर से और राजधानी में हिंसा के बीच ओली की ये निकासी। और ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि कई मंत्रियों के घर पर भी आग लगाई गई, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। संसद भवन में भी तोड़फोड़ की ये खबर है, आगजनी की खबर है। तो काठमांडू में पूरी तरह से देखा जा सकता है। तो ये आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में भी आग लगाई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और साथ ही साथ इस्तीफे के बाद चॉपर से केपी ओली शर्मा को निकाला गया है। तो विवाद शुरू हुआ था, जो प्रदर्शन था वो शुरू हुआ था। एक सोशल मीडिया पर जो बैन लगा दिया गया था, उस बैन के कारण ये उग्र रूप लेता प्रदर्शन नजर आया। और जो जन जट के यूथ थे, युवा थे, उन्होंने सड़कों पर आकर के तोड़फोड़ की, पहले आगजनी की और साथ ही ये मांग करने लगे कि जो बैन लगा हुआ है उसे आप हटा दीजिए। बैन नहीं हटा तो ये उग्र रूप आप सभी के सामने है। वहीं 4 मंत्रियों ने त्वरित इस्तीफा दिया था। इसके बाद धीरे धीरे मंत्रियों का इस्तीफा और साथ ही साथ आलम कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसी तस्वीरें हो गई कि प्रधानमंत्री तक को भी इस्तीफा देना पड़ गया और छोड़ना पड़ा अपना जो प्रधानमंत्री का जो पद था। साथ ही कई मंत्रियों के घर पर आगजनी, तोड़फोड़ की, यूथ के अंदर इतना आक्रोश, इतना गुस्सा, नाराजगी देखी गई। और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि संसद भवन के अंदर भी आगजनी, तोड़फोड़ की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नेपाल से। तो काठमांडू छोड़ने को मजबूर हो गए हैं केपी ओली शर्मा।
और अब बात करते हैं कौन बनेगा उपराष्ट्रपति। संसद में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान फिलहाल जारी है। मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और शाम 5 बजे तक चलेगा। वहीं मतगणना सीधे 1 घंटे बाद यानी कि 6 बजे से शुरू हो जाएगी। दोनों सदनों से सांसदों द्वारा वोटिंग की जा रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के पी सुदर्शन रेड्डी हैं। यह पद इस साल जुलाई में जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण खाली हो गया था और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 788 सदस्य होते हैं, जो वर्तमान में उच्च सदन में 6 और निम्न सदन में 1 सीट रिक्त होने के कारण 781 है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य होते हैं। राज्यसभा से 245 और लोकसभा से 543। राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी चुनाव में मतदान करने के पात्र होते हैं। कम से कम 14 सांसदों यानी कि बीजेडी के 7, बीआरएस के 4, शिरोमणि अकाली दल का 1 और 2 निर्दलीय ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं किया है। अतः कुल 767 सांसदों के मतदान करने की उम्मीद और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 7, एनडीए के 429 सांसद राधाकृष्णन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि 324 विपक्षी सांसद रेड्डी का समर्थन कर रहे हैं, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिल रही है। तो पक्ष और विपक्ष की जंग छिड़ी है और इसी के साथ ही बीजेडी, बीआरएस और एसएडी ने चुनाव को से दूरी बना के रखी। बिहार चुनाव से पहले विपक्ष की अग्नि परीक्षा चूंकि देखी जा रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। फिलहाल आपको बता रहे हैं सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। वहीं 1 घंटे बाद सीधा 1 घंटे बाद 6 बजे मतगणना भी शुरू हो जाएगी, नतीजे आ जाएंगे। और ये जो लड़ाई है उपराष्ट्रपति पद की सीधे तौर पर देखी जा सकती है। प्रतिष्ठा का एक दांव उपराष्ट्रपति पद के लिए देखा जा रहा है और दोनों ही जो उम्मीदवार हैं, दोनों ही जो प्रत्याशी हैं दक्षिण प्रांत से आते हैं और दोनों ही दक्षिण प्रांत के प्रत्याशियों को इस बार प्रमुख रूप से उपराष्ट्रपति पद के दावेदार के रूप में चुना गया था। लेकिन अब बात यह है कि आखिर जो उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी है वो कौन संभालेगा, कौन वो जिम्मेदार व्यक्ति होगा जो इस पद का भार संभालेगा। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं, शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा, वोटिंग चलेगी और धीरे धीरे अभी चूंकि जो प्रोसेस है वोटिंग का वो जारी है। सुबह शुरू हुआ था जो प्रक्रिया है चुनाव की, मतदान की सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि बीजेडी, बीआरएस और एसएडी ने इस चुनाव से दूरी बना के रखी है। जो 2 निर्दलीय ऐसे भी हैं जिन्होंने चुनाव से दूरी बना के रखी है, मतदान से दूरी बनाकर रखी है। अब जरा रुक कर लेते हैं खबरों का। कासगंज से है खबर। फूड पॉइजनिंग से 1 सैकड़ा बीमार मंदिर में आयोजित हुआ था सार्वजनिक भंडारा और भंडारे का जो बचा हुआ प्रसाद था अगले दिन बांटा गया। बचा प्रसाद खाने वालों की तबीयत बिगड़ गई और पेट दर्द और उल्टी दस्त से पीड़ित बीमार रहे। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा। आनन फानन में गांव पहुंची स्वास्थ्य टीमें और विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराए गए पीड़ित परिवार है, पीड़ित है, उनसे इलाज उनका फिलहाल जारी है। हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन कुछ की हालत स्थिर भी बताई जा रही है।
तो फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं कुछ लोग। भंडारे का जो प्रसाद था उस प्रसाद को अगले दिन खाने से तबीयत बिगड़ गई कई लोगों की और अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। कासगंज से खबर बता रहे हैं आपको। तो कासगंज से खबर, फूड पॉइजनिंग से एक सैकड़ा लोग बीमार बताए जा रहे हैं और साथ ही मंदिर में आयोजित हुआ था सार्वजनिक भंडारा और भंडारे के बीच अगले दिन प्रसाद खाने से तबीयत बिगड़ गई। भंडारे का बचा प्रसाद अगले दिन बांटा गया और साथ ही साथ बचा प्रसाद खाने वालों की तबीयत बिगड़ गई। पेट दर्द, उल्टी दस्त से पीड़ित बीमार हैं। एक सैकड़ा लोग बताए जा रहे हैं। आनन फानन में गांव पहुंची स्वास्थ्य टीमें और उन्हें त्वरित इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालत स्थिर बताई जा रही है। मामला ये था 6 तारीख की शाम को हमारे गांव में विशाल भंडारा हुआ था, जिसमें लगभग 5,000 आदमी आए थे भंडारा खाने के लिए। जो शाम को भंडारा खाने गए थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जो भंडारा बच गया था हमारे गांव में वो हमने अगली मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग पूरे गांव में बंटवाया था। तो वो भंडारा खाने के बाद लगभग गांव में 150 प्लस लोग बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे। वो भी शाम को 6 बजे के बाद। फैक्टली मैं भी 3-4 बजे के बाद मेरी भी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मुझे तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उसमें दस्त, उल्टी और बुखार, चक्कर सभी था। भंडारा हुआ, भंडारा था तो जो रात की सब्जी बची हुई थी ना, 4 मतलब जो है भगोना, तो वो ट्रैक्टर में रख के सब्जी बांटी है, सब्जी और पूरी खाई है। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद सारे बीमार पड़ गए था। लगभग कितने लोग होते? कम से कम 200। भंडारा था, भंडारे की दावत खाने के बाद दूसरे दिन बीमार हो गए। भंडारा कब हुआ था? ये 6 तारीख को। और बीमार आप कल हुए हैं 7 तारीख को? 7 तारीख को रात। ऐसा क्यों एक दिन बाद? वो बच्ची की सब्जी खाई थी, उस चक्कर में चली गई। लगभग कितने लोग बीमार हुए हैं? करीबन 100 के आसपास हैं। जिला अस्पताल में इस समय कितने लोग आए हुए हैं? 20-25 लोग हैं। कोई कायमपुर सिद्धपुरा की जगह है जहाँ से ये केस आए हैं। कोई आयोजन था धार्मिक जिसमें बासी प्रसाद इनको खा लिया था, इस तरह की बात बता रहे हैं वो लोग। और फूड पॉइजनिंग तो है ही वो, तो उसमें काफ़ी थोड़ा परेशानी हो रही है उन लोगों को। उल्टियाँ और जो इमोशन है वो रुक नहीं रहे। लगभग अपने यहाँ कितने मरीज आए होंगे इस समय? 12 मरीज तो हमारे यहाँ भर्ती हैं और अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि 3 एम्बुलेंस और आ रही हैं उनको लेके। तो हमारी बेड PM लोगों ने तैयार कर लिए हैं और भी सामान तैयार है। जनपद कासगंज के सिपड़ा ब्लॉक के कायमपुर गांव में बीती 6 तारीख को एक भंडारा हुआ था, जिसमें भंडारे का दूसरे दिन खाना खाने से गांव के लगभग 100 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में जा पहुँची और कल देर रात तक गाँव वालों को इलाज कराया गया, जहाँ भी 24 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार इस समय जिला अस्पताल में चल रहा है। कासगंज से केंद्रीय इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। और फोन लाइन पर प्रशांत सोनी हमारे साथ इसी खबर पर है। प्रशांत, अभी हालत की अगर बात करें, जो पीड़ित है उनकी हालत कैसी है? बिल्कुल बता दूं कि इस समय मरीजों की हालत सही है और जनपद जिला अस्पताल के अंदर 24 के अलावा अभी तक के हिसाब से लगभग 4 दर्जन से ऊपर मरीज आ चुके हैं। जो लगातार मरीजों की संख्या जिला अस्पताल में आने की बढ़ती ही जा रही है, जिनका उपचार जिला अस्पताल में बेड पर किया जा रहा है। वहीं CSC अधीक्षक ने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि उनका सभी लोग स्टेबल है, कि सभी को दवाई वगैरह देकर और उनको भर्ती किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।
और सीतापुर में बड़ा हादसा देखा जा रहा है। सड़क हादसा हुआ है, 3 की मौत बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर सीतापुर में देखा गया। नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने टक्कर मार दी और ट्रॉली पर सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत और ट्रॉली से नीचे गिरने से तीनों को ट्रकों ने कुचल दिया। हादसे के बाद ट्रक छोड़कर चालक फरार। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। शहर कोतवाली इलाके में आवास विकास के पास का ये पूरा मामला है, ये पूरा हादसा है। तो शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है अस्पताल। और साथ ही सीतापुर से खबर, तेज रफ्तार का कहर देखा गया। शहर कोतवाली इलाके में आवास विकास के पास ये हादसा हुआ है। 3 की मौत बताई जा रही है। सीतापुर से इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं। तो नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। ट्रॉली पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। तो ट्रॉली से नीचे गिरने से तीनों लोगों की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई है। वहीं मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एटा से है खबर, जहां पर तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं एटा के पिलवा बाईपास पर हुआ हादसा। गर्मी में शामिल होने जा रहे थे सभी यात्री। और सूचना पर पहुंची पुलिस। घायलों को भर्ती कराया गया है। मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज। कार क्षतिग्रस्त हो गई है पूरी तरह से और ट्रॉली में लदा था ईंटों का भार। अलीगढ़ से एटा के सकीट जा रहे थे सभी सवार। तो सभी लोग जा रहे थे अलीगढ़ से एटा। और इस बीच जो कि हादसे का शिकार हो गए हैं। एटा से खबर, तेज रफ्तार का कहर देखा गया। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो गर्मी में शामिल होने जा रहे थे और इस बीच सड़क हादसे का शिकार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। लखनऊ से आपको ये खबर बता देते हैं। इस बीच शक्ति भवन पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च देखा जा रहा है। 15 घंटे बिजली आपूर्ति को लेकर के मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन
भानुगुट के आह्वान पर जुटे सैकड़ों किसान। बिजली संकट पर किसानों का जोरदार विरोध। शक्ति भवन बना किसानों का प्रदर्शन स्थल। किसानों ने बिजली सुधार की आवाज उठाई और लंबे समय तक बिजली देने की मांग तेज हो रही है। प्रशासन के सामने किसानों ने अपनी शर्तें भी रखी हैं। तो लखनऊ से खबर। शक्ति भवन पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च देखा जा रहा। 15 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। भानुगुट के आह्वान पर सैकड़ों जो किसान है वो जुटे हुए हैं। बिजली संकट पर किसानों का जोरदार का विरोध भी है। शक्ति भवन किसानों का प्रदर्शन स्थल बना हुआ है। किसानों ने बिजली सुधार की आवाज उठाई और लंबे समय तक बिजली देने की मांग भी तेज है। प्रशासन के सामने किसानों ने अपनी शर्तें भी रखी हैं। लखनऊ से खबर बता देते हैं। देवीपाटन मंडल जन शिकायत निस्तारण में नंबर 1 मिर्जापुर और दूसरे अलीगढ़, तीसरे स्थान पर IGRS पोर्टल से शिकायतों का त्वरित समाधान। सीएम योगी की मॉनिटरिंग से बड़ी कार्य प्रणाली। अगस्त रिपोर्ट में देवीपाटन की शानदार परफॉर्मेंस और शिकायतों के बाद मंडलायुक्त ने फीडबैक भी मंडलायुक्त चूंकि ले रहे हैं। विभागीय जांच और फीडबैक से समाधान तेजी से और जनमानस को समयबद्ध न्याय भी मिल रहा है। तो देवीपाटन अव्वल और शिकायतों के बाद चूंकि मंडलायुक्त फीडबैक भी लोगों से लेते नजर आ रहे हैं। विभागीय जांच और फीडबैक से समाधान में तेजी भी दिखी जा रही है। तो देवीपाटन मंडल जन शिकायत निस्तारण में नंबर 1 देखा जा रहा है। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो मिर्जापुर, अलीगढ़ तीसरे स्थान पर है।
विभागीय जांच और फीडबैक ले रहे हैं मंडलायुक्त जनमानस को समयबद्ध न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के मंडलायुक्त खुद लोगों से उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं। मिर्जापुर फिलहाल ऐसे मामलों को लेकर दूसरे स्थान पर, अलीगढ़ तीसरे स्थान पर है। IGRS पोर्टल से जो शिकायतें आती है उसका त्वरित समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको लेकर के अव्वल नंबर पर देवीपाटन देखा गया है कि वहां पर जो शिकायतें आती है उसका त्वरित समाधान किया जाता है। दूसरे नंबर पर मिर्जापुर, तीसरे पर अलीगढ़ है। तो विभागीय जांच और फीडबैक से समाधान में काफी तेज गति देखी जा रही है और लोगों को भी इससे न्याय मिल रहा है त्वरित। ग्रेटर नोएडा से है खबर, जहां पर पुलिस कस्टडी में मौत से महकमे में हड़कंप देखा जा रहा है। मारपीट मामले में 2 सगे भाइयों को थाने पुलिस लाई थी। परिजनों ने पुलिस पिटाई से मौत होने का आरोप लगाया और धन उगाही के लिए नेता व कमल सिंह की पिटाई हुई थी। पिटाई से थाने में नेता की मौत हो गई। बुलंदशहर के बोहिच गांव का निवासी बताया जा रहा है मृतक और बुलंदशहर सांसद भोला सिंह का गांव है बोहिच और सूरजपुर थाने का पुलिस कस्टडी में मौत का ये पूरा मामला है। तो ग्रेटर नोएडा से तस्वीर दिखा रहे हैं। मारपीट मामले में 2 सगे भाइयों को पुलिस थाने लाई थी और इस बीच देखा जा रहा है कि परिजनों ने पुलिस पिटाई से मौत होने का आरोप लगाया है। पुलिस वाले उठा के लाए हमें, मेरे भाई ने कॉल करी थी, वो हम ही को उठाया और हमको चौकी में मारा जाती खींच कर, और ये चूते हैं मेरे। पुलिस वाले उठा के लाए हमें, मेरे भाई ने कॉल करी थी, वो हम ही को उठाया और हमको चौकी में मारा जाती खींच कर, और ये चूते हैं मेरे। और कानपुर से खबर, मेयर नगर आयुक्त ने व्यवस्थाओं को परखा है। लगातार जल भराव की शिकायतें मिल रही थी। गुस्साई महापौर ने मेट्रो का निर्माण भी बंद करा दिया। चावला मार्केट और बारादेवी की ये जो तस्वीर वो दिखा रहे हैं। चावला मार्केट और बारादेवी का जायजा लिया। देवकी चौराहा और सर्वोदय नगर का भी निरीक्षण किया। वहीं पांडु नगर इलाके का भी दौरा किया है महापौर ने। चौराहों पर डॉट नालों का काम देख करके पारा चढ़ता नजर आया। अफसरों की क्लास लगाई और मेट्रो का जो काम चल रहा था उसे बंद कराया। मजदूरों कर्मचारियों को साइट से भगाया भी। महापौर ने लाइन दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। तो लगातार शिकायतें मिल रही थी जल भराव की और ऐसे में गुस्साई महापौर ने स्थलीय निरीक्षण किया
उस स्थान पर पहुंची जहां पर समस्याएं थी। मजदूरों कर्मचारियों को भी भगाया और साथ ही मेट्रो का जो काम था वो बंद कराया। चावला मार्केट और बारादेवी चौराहे पर जो काम चल रहा था उस काम को भी बंद कराया है। कानपुर से ये खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की लगातार मिल रही थी शिकायतें और जलभराव की जो शिकायतें मिल रही थी उसको परखने के लिए पहुंची महापौर। अफसरों की क्लास लगाकर बंद कराया मेट्रो का काम। मजदूरों कर्मचारियों को साइड से भी भगाया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कानपुर से। महापौर ने लाइन दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। और खबर हमीरपुर से, जहां योगी सरकार के एक अन्य अफसर की बदजुबानी ने विपक्ष को निशाना बनाने का मौका दे दिया है। उर्वरक संकट को लेकर के विरोधी सरकार को पहले से कटघरे में खड़ा करते आ रहे थे और अब जिले की मौदाहा तहसील में तैनात एसडीएम ने आरोपों को और अधिक धारदार बनाने का मौका दे दिया है। बताया गया है कि एसडीएम क्षेत्र की एक सहकारी समिति पर खाद्य वितरण व्यवस्थित कराने पहुंचे थे। इस दौरान वह माइक पर ग्रामीणों को सुविधापूर्ण ढंग से उर्वरक वितरित कराने को लेकर के भरोसा दिला रहे थे और इस बीच किसी ग्रामीण की बात पर वह अचानक गुस्से में आ गए और आपाक होकर जुबान उनकी फिसल गई। उन्होंने कहा कि एक झापड़ मारेंगे तो पेशाब निकल जाएगा और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त ढंग से वायरल भी हो रहा है। लाइन लगवा के पूरी व्यवस्था बनवा के हम तब बंटवाना शुरू करेंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहे, कोई बेईमानी नहीं होगी। लाइन लगवा के पूरी व्यवस्था बनवा के हम तब बंटवाना शुरू करेंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहे, कोई बेईमानी नहीं होगी। लाइन लगवा के पूरी व्यवस्था बनवा के हम तब बंटवाना शुरू करेंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहे, कोई बेईमानी नहीं होगी। लाइन लगवा के पूरी व्यवस्था बनवा के हम तब बंटवाना शुरू करेंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहे, कोई बेईमानी नहीं होगी। लाइन लगवा के पूरी व्यवस्था बनवा के हम तब बंटवाना शुरू करेंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहे, कोई बेईमानी नहीं होगी। तो आप ये देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, हमीरपुर से तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर एसडीएम खुद पहुंचे थे
लोगों की समस्याएं सुनने, विपक्ष को एक और मौका भी दे दिया उन्होंने बैठे। साथ ही उन्होंने जिस शब्दों का प्रयोग किया, एक अधिकारी के तौर पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कितना सही वो खुद समझ सकते हैं विपक्ष को, लेकिन बैठे बिठाए एक नया मौका दे दिया है। फिलहाल उर्वरक वितरण व्यवस्थित कराने पहुंचे थे और खुद ही अव्यवस्था के घेरे में आ गए, अपनी जुबान से ही फिसल गए और साथ ही साथ बदजुबानी पर आ गए। तो एसडीएम के जो शब्द हैं वो आप सुन सकते हैं। विपक्ष को मौका मिलता हुआ सरकार को घेरने के लिए। एक और तो एसडीएम कहते आ रहे हैं कि कोई बेईमानी है वो नहीं होगी, सबको उर्वरक दिया जाएगा। दूसरी ओर वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। लाइन लगवा के पूरी व्यवस्था बनवा के हम तब बंटवाना शुरू करेंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहे, कोई बेईमानी नहीं होगी। लाइन लगवा के पूरी व्यवस्था बनवा के हम तब बंटवाना शुरू करेंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहे, एक और व्यवस्थाओं को बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पूरी व्यवस्थाओं के साथ जब एक लाइन बनवा देंगे, एक पंक्ति बनवा देंगे, तभी बंटवाना शुरू करेंगे। जो खाद है, उर्वरक है। वहीं दूसरी ओर आप सुन रहे थे एसडीएम साहब कह रहे थे एक झापड़ मारेंगे कि आपके पेशाब निकल जाएगी। और अमरोहा से खबर बता देते हैं आपको। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने सोमवार को शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 80 का अचानक निरीक्षण किया। डीएम ने अस्पताल के सभी वार्डों का बारीकी से जायजा लिया और मरीजों से सीधे संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाओं की उपलब्धता पर भी सवाल किए हैं। जिस पर मरीजों ने बताया कि सभी सेवाएं निःशुल्क दी जा रही हैं। डीएम ने प्रसव वार्ड में जाकर पिछले महीने हुए प्रसव की जानकारी ली और महिलाओं को अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के लाभों की जानकारी देते हुए नगरवासियों से अपील की कि वे सरकारी अस्पतालों में ही प्रसव कराएं। निरीक्षण के बाद डीएम ने अस्पताल प्रबंधन को स्पष्ट संदेश दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सीएमओ और एसडीएम भी मौजूद रहे। आज हमारे द्वारा सीएचसी अमरोहा का निरीक्षण करा गया है। सभी वार्ड्स को देखा गया है, सभी यूनिट्स को देखा गया है। मुख्यतः यही पाया है कि यहाँ पे अभी भी जो संस्थागत प्रसव है उसकी संख्या कम है। यहाँ पे हमारा जो चिकित्सालय है, सामुदायिक चिकित्सालय, ये सारी सुविधाओं से लैस है। तो अमरोहा की जनता से मैं ये अपील करूँगी। कैराना में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आगामी 13 सितंबर को जनपद न्यायालय कैराना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और इस अवसर पर वादों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर कराया जाएगा, जिससे आम जनता को शीघ्र और सस्ता न्याय मिल सके। जनपद न्यायालय परिसर से राष्ट्रीय लोक अदालत के विचार विचार हेतु रैली को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश इंद्रप्रीत सिंह जोश ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया और इस रैली का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक लोक अदालत की जानकारी पहुंचाना है, ताकि लोग अपनी लंबी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए आगे आ सके।
आगामी 13 सितंबर को शनिवार के दिन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला न्यायालय शामली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत का सभी लोग फ़ायदा ले सकते हैं, सभी बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आप अपने जो वाद पेंडिंग है कोर्टों में, उसमें जो कॉम्प्रोमाइज़ जिसमें हो सकता है आप ट्राई कर सकते हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने का। और एटा जनपद के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नूराई में सोमवार को एक कच्ची दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे एक ही परिवार के 5 लोग दब गए। हादसे में दादी बाबा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मासूम बच्चों की हालत गंभीर है। एक बच्चे का इलाज अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में जारी है। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। कोतवाली देहात प्रभारी जितेंद्र गौतम पुलिस बल के साथ पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य शुरू कराया। मलबे से शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज के लिए भर्ती करा दिया गया है। और जांजगीर चांपा से खबर, जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत करही के उप सरपंच महेंद्र बघेल 6 सितंबर की रात रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन अब मामला हत्या की ओर बढ़ता जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सरपंच पति राजकुमार साहू सहित 8 आरोपियों ने पूछताछ में उप सरपंच की हत्या कर शव को बरीकेल महानदी पुल से फेंकने की बात कबूल की है। साथ ही उनकी बाइक को कटही महानदी में बहाने की बात कही। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और आक्रोशित ग्रामीणों ने बिर्रा में चक्काजाम कर दिया। पुलिस और एसडीओपी की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। फिलहाल पुलिस शव की तलाश में जुटी है। बिर्रा थाना क्षेत्र में ग्राम करही से उप सरपंच के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर जो है पुलिस ने तत्काल गुम इंसान दर्ज करके पता तलाश शुरू किया, जिस पर से उसके कुछ व्यक्तियों से पुराना विवाद था। उनको जब पूछताछ की गई तो ग्राम के ही सरपंच पति के साथ जो है मिलकर 9 लोगों ने जो है उसकी हत्या की बात कबूली और हत्या को छुपाने की नीयत से डेड बॉडी को हसदेव नदी में फेंकना बताया, जिस पर पुलिस जो है लगातार कल से मृतक की बॉडी ढूंढ रही है और इस पर जो है हम कानूनी सलाह लेकर के और उनके खिलाफ उनके मेमोरेंडम के आधार पर उनकी स्वीकृति के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर। और खबर आपको बता देते हैं विकास नगर से, जहां पछवादून की मदद से इंसानियत की बड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं। जहां पंजाब इन दिनों बाढ़ जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है, वहीं देश भर की तमाम जगहों से उसे मदद भेजी जा रही है। इसी सिलसिले में पछवादून के मदरसे में शिक्षकों और छात्रों के साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा पंजाब के लिए राहत सामग्री इकट्ठा भेजी गई और जिससे खाने की चीजों समेत कंबल और कपड़े भी शामिल हैं। मदरसा सीरत उल हक खुशहालपुर के मौलाना मोहम्मद मुकर्रम का कहना है कि मजहब से बढ़कर इंसानियत है और इस समय पंजाब के लोगों की मदद करना हम सबका फर्ज है। स्थानीय व शहनवाज खान ने बताया कि जीवनगढ़, ढक, रानी शंकरपुर और खुशहालपुर गांव से अब तक की कई ट्रक भरकर खाद्य सामग्री और जरूरी सामान भेजा जा चुका है। समस्त गांव के ग्रामवासियों का इसमें सहयोग रहा है और नौजवान युवाओं का सहयोग रहा है और ख़ासतौर से मदरसा सिरातुल हक खुशहालपुर का जो स्टाफ है और यहाँ के जो बच्चे हैं, इन लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत रही है और इसी मेहनत से इकट्ठा करके सब सामान पंजाब के लिए यहाँ से आज रवाना हो रहा है। आगे भी किस तरह ऐसे लगातार जो भी ऐसी भी कहीं भी कोई समस्याएं आएंगी तो हम लोग सब मिलजुल के देखिए, हमारे यहाँ से गाँव खुशहालपुर से मदरसे के अंतर्गत पूरे गाँव के ग्रामवासियों ने मिलजुल कर
पंजाब के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए उनकी ज़िंदगी को ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान कुछ इकट्ठा किया है और आज हमारा यहाँ काफ़िला यहाँ से उनके लिए सामान लेकर इकट्ठा करके जा रहा है। कमोबेश 5 लाख रुपए का सामान है, कुछ कैश है, तो हम अपने हाथ से डोर टू डोर जाके वहाँ तक उन तक पहुँचा के आएंगे और हम कामना करते हैं कि ऐसे हालात किसी पर भी ना आए। जब भी मुल्क पर कहीं ऐसे हालात आएंगे तो इंशाअल्लाह रज़ीद हम बाद में भी उनके साथ में खड़े रहेंगे। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का